चलिए बच्चों, आज एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा जिसका नाम है क्या? फॉरेन एक्सचेंज रेट। बच्चों इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? फॉरेक्स भी बोलते हैं। मैंने आज ग्रुप पे यही लिख के भेजा था, फॉरेन एक्सचेंज को हम फॉरेक्स भी बोलते हैं। ठीक है, लाइट्स ऑफ कर सकते हो सारी, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान समझना, एकदम एकदम ध्यान से। तो आपके चैप्टर का नाम क्या है? फॉरेन एक्सचेंज रेट। पहले तो इस पूरे वर्ड का मतलब समझना है आपको कि मतलब क्या होता है इसका। ठीक है, देखो फॉरेन तो आपको समझ में आता ही है। फॉरेन क्या होता है? अपनी कंट्री के अलावा कोई भी कंट्री आपके सामने है तो आप उसे फॉरेन फॉरेन कंट्री बोलते हो, है ना। एक्सचेंज का मतलब आपको पता है क्या होता है? आपने हमेशा एक्सचेंज का मतलब ये सुना होगा ना, लेन देन। पर यहाँ एक्सचेंज का मतलब क्या है बच्चों? क्या है यहाँ पे एक्सचेंज का मतलब? करेंसी। ठीक है, यहाँ पे एक्सचेंज का मतलब क्या है? करेंसी। फोन नहीं। तो आपको चैप्टर का मतलब समझना है पहले, फिर हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो फॉरेन मतलब अपने कंट्री को छोड़ के जितने भी कंट्री हैं, बाकी उन सभी कंट्री को क्या कहते हैं? हम फॉरेन बोलते हैं। और एक्सचेंज का मतलब क्या है यहाँ पे? करेंसी। तो फॉरेन करेंसी की बात होने वाली है यहाँ पे। अपनी कंट्री की करेंसी छोड़ के दुनिया में जितनी भी करेंसी होती है वो सब करेंसी क्या होती है? फॉरेन करेंसी, जिसे हम फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं। फिर आगे लास्ट में क्या लिखा हुआ है? रेट। अभी रेट क्या होता है? देखो कई बार आपने सुना होगा कि हमारे रुपए दूसरे कंट्री में जब यूज किए जाते हैं तो उतने रुपए में यूज नहीं होते, मतलब उतनी वर्थ नहीं है वहां पे। $1 अगर यहाँ यूज करेंगे तो उसकी वर्थ ज्यादा है ना। यान हो गया, डॉलर हो गया, पाउंड हो गया, दिनार हो गया। ठीक है, बहुत हर कंट्री की अलग अलग करेंसी होती है और सारे कंट्री करेंसी हमारी कंट्री करेंसी से अगर कंपेयर किया जाए या किसी और कंट्री से कंपेयर किया जाए तो सेम वैल्यू नहीं होती। कभी आपने सोचा था कभी कि ऐसा क्यों क्यों होता है कि सभी कंट्री करेंसी की वैल्यू सेम क्यों नहीं होती है ना। जैसे अच्छा एक बात बताओ, मान लो कि $1 पे 80 रुपए हैं। कितने हैं? तो क्या $1 पे 80 पाउंड होगा? नहीं। ये दो अलग कंट्री बात हो रही है, ये दो अलग कंट्री बात हो रही है। तो रेट आपस में दो कंट्री के रेट्स भी सेम नहीं होते। जिस तरह आज मैं आपको अपनी कंट्री इंडियन करेंसी को डॉलर से कंपेयर कर रहा हूं तो $1 पे 80 रुपए की बात कर रहा हूं। ऐसे वहां पे भी कोई किसी को समझा रहा होगा तो वो अपनी करेंसी को डॉलर में जब कंपेयर कर रहा होगा तो सेम वहां पे भी नहीं होगा क्या? दिनार डॉलर भी सेम नहीं है, यान डॉलर भी सेम नहीं है। मोस्ट ऑफ द मतलब सारी कंट्री का करेंसी अपने आप में दूसरे से कंपेयर करने पे सेम नहीं होता। क्या सेम नहीं होता? रेट। ठीक है, तो बच्चों दिख रहा है ना, ये 80 रुपए में $1 होते हैं। ठीक है, या फिर अगर आप कहो कि भैया नेपाल में हमारी करेंसी कितने रुपए चलेगी, अगर आप यहाँ का ₹1 लेके जाते हो तो वहां ₹10 चल जाता है। तो वहां पे मजबूत कौन बैठा? बताओ। वहां पे इंडिया ने मजबूत हो गया, है ना। तो जैसे पाकिस्तान ले जाओगे तो 5-6 रुपए में चल जाता है। यहाँ का ₹1 वहां पे रुपए बोलते हैं, वहां पर अलग करेंसी होती है। पर तो वहां पे भी कौन मजबूत हुआ? इंडिया मजबूत हो गया। लेकिन अगर डॉलर आ जाता है बीच में तो वहां अमेरिका मजबूत बन जाता है। दिनार आ जाता है तो वहां दिनार मजबूत बन जाता है। तो अलग अलग करेंसी का अलग अलग वैल्यू बनी हुई है दूसरे कंट्री कंपेरिजन में। बात समझ में आ रही है? तो आज ना इसी चैप्टर को हमें कंटिन्यू करना है और ये समझना है कि ऐसा क्यों होता है, आखिर ये रेट कैसे रखे जाते हैं। ठीक है, ये जो 80 रुपए हुए, फिर कल ही अगर मान लो अभी तुमने 80 रुपए देखा नेट पे और 10 मिनट बाद या 1 घंटे बाद देखा तो 80.5 हो रहा है, ये 80.1 हो गया। तो ये रेट क्या है? हमेशा हर समय चेंज हो रहा है, हर समय हर सेकंड में ही चेंज होता है। और पता है ये इसके ऊपर लोग ट्रेडिंग भी करते हैं, इनके ऊपर ट्रेडिंग भी चलती है। ट्रेडिंग बाद में देखना कभी, तुम कभी इसमें जाना फील्ड में तो बत समझना। लेकिन आप क्या समझे इस चैप्टर में? बताओ आप इस चैप्टर में क्या पढ़ने जा रहे हो कि आखिर एक कंट्री और दूसरे कंट्री करेंसी में जो रेट रखे जाते हैं वो रेट कैसे डिसाइड किए जाते हैं और किस बेसिस पे होता है। इसको समझने से पहले एक और चीज समझो आओ। जैसे मैं यहाँ पे ना किसी प्राइस की बात नहीं, मैं किसी की करेंसी की बात नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे एक नॉर्मल प्रोडक्ट की बात करूंगा। ठीक है, जैसे बताता हूँ सेकंड को ये खुल जाए।
देखो, मान लो कि आपके पास कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, और आप हो इसको बेचने के लिए खड़े हो यहां पे। अगर आपको लगे कि कस्टमर बहुत सारे हैं, कस्टमर बहुत सारे कस्टमर है, बहुत सारे कस्टमर, ठीक है, खरीदने के लिए इसको, तो क्या आप इसका फायदा उठा सकते हो? क्या उठाओगे बताओ? इसकी वैल्यू को बढ़ा दोगे, है ना। अगर मान लो पहले से कम हो जाए इसकी डिमांड, तो वैल्यू कम कर दोगे, हाँ है ना। लेकिन और भी हैं ऐसे बेचने वाले, आपकी जो आप बेच रहे हो ना, ऐसे और भी बेचने वाले हैं। अब जब सप्लाई बढ़ रही है तो और मान लो और डिमांड बढ़ रही है, और भी लोग बढ़ रहे हैं, ठीक है, और भी लोग ऐसे बढ़ रहे हैं इनके सिर्फ हाथ है बच्चों, ठीक है, तो और भी लोग डिमांड कर रहे हैं और भी सप्लाई कर रहे हैं। लेकिन सप्लाई डिमांड के आगे फीकी पड़ रही है, मतलब इतनी सप्लाई होनी पड़ी, इतनी डिमांड आ रही है, तब क्या होगा? तब भी पैसे बढ़ेंगे, समझ रहे हो, है ना, समझ रहे हो ना। लेकिन अगर मान लो, अच्छा मान लो यहाँ पे ये जो बंदा है ना, ये इंडियन है, सुनो, ये बंदा कौन है? इंडियन है, और वो बंदे सारे कौन कहाँ के हैं? बाहर के हैं। तो और वो इंडियन प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, लेकिन ये और वो सारे सारे डिमांड बहुत ज्यादा कर रहे हैं, तो आपने इंडियन प्रोडक्ट की पैसे कर दिए, बढ़ा दिए। मुझे बताओ यहाँ गवर्नमेंट का रोल है? अच्छा, बेचने वाले तुम अकेले थे? बच्चों, जब डिमांड और सप्लाई दोनों जगह मिलती है तो उसे मार्केट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो अभी बताओ, प्राइस ऊपर नीचे हमेशा होता रहेगा, डिमांड के अकॉर्डिंग, सप्लाई के अकॉर्डिंग। अच्छा मान लो सप्लाई, अगर दो बंदे चले गए, सिर्फ आप ही बचे हो, तो क्या और फायदा उठा सकते हो आप इसका? और पैसे बढ़ाओगे ना, है ना। तो प्राइस किस पे डिपेंड कर रहा है बताओ? सप्लाई पे भी। और मान लो डिमांड उतनी है पर सप्लाई करने वाले सिर्फ कितने रह गए? एक बंदा रह गया, तो भी तो पैसे बढ़ेंगे, क्योंकि अब सारे उससे खरीदने आएंगे, तो ये और पैसे बढ़ाएगा, है ना। तो प्राइस जो है किसी प्रोडक्ट का किस बेस पे है? गवर्नमेंट चेंज कर रही है, किस बेस पे हो रहा है फिर? डिमांड और सप्लाई के बेस पे। डिमांड और सप्लाई जब कहते हैं तो एक वर्ड बोल देते हैं उसको, मार्केट फोर्स। क्या बोलते हैं? मार्केट फोर्स बोल देते हैं डिमांड सप्लाई की जगह। क्या बोलते हैं? कि मार्केट फोर्स की वजह से प्राइस क्या हो रहे हैं? चेंज हो रहे हैं। समझ में आ गया? समझ में आ गया? और ये कोई ऐसी कहानी नहीं है, ये रियल में रियल ऐसे ही होता है। सेम अगर मैं इसकी जगह करेंसी को रख दूं, सेम इसकी जगह मैं क्या रख दूं? करेंसी को, किसी भी हमारी करेंसी रख दूं, और हमने देखा कि हमारी करेंसी की तो कोई डिमांड ही नहीं कर रहा, और हमारे लोग भरे पड़े हैं डॉलर की डिमांड करने के लिए, तो मजबूत कौन होगा फिर? डॉलर। और सुनो, मैंने भी क्या बोला कि अगर $1 की कीमत 80 रुपए है, तो जरूरी थोड़ा ना कि $1 पे 80 युआन होगा, नहीं। शायद मान लो, चलो मान लेते हैं 20 युआन है, 20 युआन है। अब मुझे जरा इसको देख के बताओ, इस रेट को देख के बताओ, कौन सी कंट्री है जो डॉलर पे डिपेंड हो रही है? कौन सी कंट्री है भाई? मजबूत यहाँ कौन, किसके सामने कौन है ज्यादा मजबूत? कौन है? डॉलर है। कोई ज्यादा किसके सामने मजबूत है? इंडिया के सामने है। चाइना के सामने है क्या? युआन चाइना की होती है, ठीक है, चाइना कहां होती है? चाइना की। मुझे बताओ अभी डॉलर किसके आगे ज्यादा मजबूत है? ज्यादा प्राइस उसका है ना। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इंडियन लोगों ने डिमांड करी किसकी? डॉलर की ज्यादा। किसके कंपेरिजन में? चाइना के कंपेरिजन में, है ना। तो इन्होंने क्या करा? मार्केट ने क्या करा? मार्केट ने रेट बढ़ा दिए, किसके लिए? बस इंडिया के लिए, ना कि युआन चाइना के लिए। तो समझ में आ रहा है? तो जितना ज्यादा डिपेंडेंसी आप दूसरे कंट्री पे करोगे उनके करेंसी की, उतने ही रेट क्या होते रहेंगे? बढ़ते रहेंगे। समझ में आया? समझ में आ गया? उसी तरह से यहाँ पे मैं सच थोड़ा सा नॉर्मल सिखाया मैंने कि किसी के रेट कैसे बढ़ते घटते हैं। आपको याद होगा बच्चे, हमने ना जब इकोनॉमिक रिफॉर्म पढ़ा था, इकोनॉमिक रिफॉर्म चैप्टर था ना, और उसमें हमें पढ़ा था एक टॉपिक रीजन, और रीजन में एक रीजन था डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। और मैंने उसमें सिखाया था उस टाइम कि बच्चों ये मैं वहां पढ़ाऊंगा तुम्हें फॉरेन एक्सचेंज रेट में, अभी यहां समझ लो नॉर्मल, वहां अच्छे से बताऊंगा। डीवैल्यूएशन करेंसी मतलब क्या होता है? जब रेट को 80 से कितना कर दिया जाए? 85 कर दिया जाए। बताओ 80 से 85 करने में तो नुकसान किसका है? इंडिया का नुकसान है, फायदा किसका है? अमेरिका का फायदा हो रहा है, हाँ है ना। और डीवैल्यूएशन इसे कहते हैं, पर इसमें गवर्नमेंट करती है। कौन करती है इसको? गवर्नमेंट करती है। और गवर्नमेंट ने जानबूझ के उस टाइम किया था क्योंकि हमारे पास ना डॉलर कम पड़े थे, हमारे पास 1.5 हफ्ते का डॉलर पड़ा था, याद आया कुछ कुछ? हमारे पास कितना डॉलर था? बस 1.5 हफ्ते का। अब उस डॉलर को बढ़ाने के लिए फायदा किसको पहुंचाना पड़ेगा? हमें, बाहर वाले को।
तो उनको दिखा कि यार पहले $1 देने पर 80 रुपए सामान मिल रहा है, अब $1 देने पर कितना सामान मिलेगा 85 का, तो फायदा तो होगा ना उनको, तो ज्यादा खरीदेंगे पैसा आएगा हमारे पास उनका और हमारा रिजर्व। लेकिन उसी टाइम पे एक ये पॉइंट भी पढ़ा था हमने कि गवर्नमेंट ने लास्ट उस टाइम डिवोल्यूशन किया था, उसके बाद आज तक कभी डिवोल्यूशन नहीं किया, क्योंकि गवर्नमेंट का अब राइट उस पर है ही नहीं। अब राइट किसका है, अब किसकी वजह से रेट बदल रहे घट रहे हैं, ये जो 82 हो जाता है 81 हो जाता है, फिर 70 हो जाएगा 75 हो जाएगा, ये किसके वजह से हो रहा है आज के टाइम पे, मैंने पढ़ाया था ना अभी, किसके वजह से, मार्केट फोर्स की वजह से। और मार्केट फोर्स में गवर्नमेंट इंक्लूड नहीं है, गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर रही, ठीक है। तो अगर आज 85 हो जाता तो उसे डिवैल्यूएशन नहीं बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे, उसको डेप्रिसिएशन बोलेंगे, अगर आज रेट बढ़ रहा है तो, क्योंकि गवर्नमेंट बढ़ाती है तो डिवैल्यूएशन, मार्केट से होता है तो डेप्रिसिएशन। ये बहुत सारे पॉइंट आगे पढ़ोगे, मैंने तो आपको सिर्फ एक इंट्रो दिया है, अभी भी सिर्फ इंट्रो दे रहा हूं मैंने अभी भी। आइए तो बच्चों अब आपको चैप्टर ध्यान से पढ़ना है। फॉरेन एक्सचेंज मतलब क्या होता है पता चल गया ना, फॉरेन करेंसी। फॉरेन एक्सचेंज रेफर्स टू ऑल द करेंसी के छोड़ के डोमेस्टिक करेंसी छोड़ के अपनी कंट्री का बाकी सारी करेंसी आपके लिए क्या है, फॉरेन करेंसी है। एग्जांपल जैसे इंडियन डोमेस्टिक करेंसी इंडियन रुपीज है, लेकिन बाकी सब करेंसी आपके लिए फॉरेन करेंसी होगी। फॉरेन एक्सचेंज जैसे यूएस डॉलर, ब्रिटिश का पाउंड हो गया, कुवैती का दिनार हो गया, और भी बहुत सारे, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, ये वो रेट है जिसमें एक करेंसी एक्सचेंज करती है अपनी करेंसी को, किससे, दूसरे से। ये वो रेट है जिसमें एक करेंसी दूसरे करेंसी को क्या करते हैं हम, एक्सचेंज करते हैं। और इट रिप्रेजेंट द प्राइस ऑफ वन करेंसी, और इससे यही पता चलता है कि एक करेंसी का प्राइस क्या है दूसरे के सामने। जैसे हमारी करेंसी का प्राइस क्या है डॉलर के सामने, $1 पे 80 रुपए, लेकिन क्या हर करेंसी के सामने 80 रुपए ही है, नहीं। तो यहां पे एक करेंसी का प्राइस रिप्रेजेंट होता है किसके, दूसरे करेंसी के सामने, और सभी करेंसी के सामने प्राइस सेम नहीं होते। समझ में आया। तो बच्चों जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ नेपाली कोई बंदा आया नेपाल से, और उसने यहां से 10 रुपए ले गया अपने देश, और उसने 10 रुपए का अपने देश में जाके किसी बैंक को दे दिया, तो क्या 10 रुपए मिलेंगे उसको, अपने करेंसी के भी ज्यादा मिलेंगे। इसका मतलब क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ का 10 रुपए उनके यहाँ ज्यादा प्राइस रखता है। समझ में आ गया। लेकिन अगर तुम्हारे पास 80 रुपए हैं और तुम कहां जाओगे, 80 नहीं, तुम्हारे पास मान लो 500 रुपए हैं, तुम कहां गई अमेरिका, और चल नहीं रहा वहां पे वो, तो तुम वहां पे एक्सचेंज कराओगे ना बैंक जाके, तो तुम्हें कितना मिलेगा, $1 500 रुपए में, 500 रुपए में है, 500 रुपए कितना मिलेगा, करीब $5-6 मिल जाएंगे, और कुछ कमीशन भी कट जाता है ना, कुछ कमीशन भी काट के देंगे, पूरे देंगे, जो रेट चलता है उसमें मिल जाता है क्या बच्चों को, जो रेट चलता है, अगर आप कहीं मार्केट से कुछ एक्सचेंज करवाते हो तो जो रेट चलता है उस पर नहीं मिलता, वो आपको कम ही देते हैं, क्यों, क्योंकि वो भी तो कमाएंगे। मान लो मैं अभी दुकान खोल के बैठ जाऊं एक्सचेंज करने का, कोई आके मेरे से डॉलर लेगा और कोई आके डॉलर दे के मेरे से करेंसी ले जाएगा, समझ में आ रहा है। तो मैं क्या वही रेट दूंगा जो मार्केट में चल रहा है, बिल्कुल भी नहीं, मैं कम दूंगा थोड़ा बहुत काट के, और जब मैं बैंक लेके जाऊंगा तो मुझे पैसे पूरे मिल जाएंगे, बीच में कमा लिया ना मैंने। इसे बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। क्या बोलते हैं इसको, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, एक ऐसी मार्केट जहां परचेज सेल होता है इस चीज का। और ये कहां होगा तुम्हें बता सकते हो, तुम्हारे आसपास है कहीं, यहाँ पे सारे कमर्शियल बैंक, एयरपोर्ट पे भी होता है, और सारे कमर्शियल बैंक होते हैं, एयरपोर्ट भी होता है, और कुछ ऐसे अलग से दुकान खोल के बैठे हैं, जैसे वहां पे है, राकेश मार्ग में भी है, राकेश मार्ग। हाँ आप जाओ डॉलर देके करेंसी ले लो, और इंडियन करेंसी देके डॉलर ले लो, ठीक है, जरूरी डॉलर ही लो, क्या पता आपको दिनार चाहिए हो, ठीक है, क्योंकि ऐसे लोग हैं यहाँ पे। चलिए बच्चों एक टॉपिक से आपकी बुक से हटके है ये टॉपिक, सॉफ्ट करेंसी और हार्ड करेंसी क्या होती है। अब तुमको सॉफ्ट गिलगिला सा होगा, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। सॉफ्ट करेंसी और हार्ड करेंसी का मतलब बताता हूं क्या है, सुनो बच्चों, अगर तुम चाइना से सामान मंगवा रहे हो, किससे, और पेमेंट भी तुम यान में ही कर रहे हो, मतलब उनकी करेंसी में ही तुम पेमेंट कर रहे हो, तो ये सॉफ्ट करेंसी है। लेकिन तुम मंगवा चाइना से रहे हो और पेमेंट तुम किस में कर रहे हो, डॉलर में। डॉलर से मतलब नहीं है, ना हमारी डॉलर ना उनकी डॉलर, फिर भी पेमेंट किस में हो रही है, डॉलर में, तो उस करेंसी को हम क्या बोलेंगे, हार्ड करेंसी, ठीक है। ऐसा ही होता है था, अब तो धीरे धीरे कम हो रहा है, और ऐसे में अभी जो बीच में जो अमेरिका ने बहुत वो करा था ना, टैक्स लगा दो, ये कर दो, वो भी बड़ा तिलसा हुआ है, क्योंकि हर कंट्री अपने आप में क्या कर रही है, अब सॉफ्ट करेंसी में खेल रही है। पहले क्या था, पहले
हर कंट्री किससे कोई भी डील करेगा तो किस में करेगा, डॉलर में करेगा। पता है इसमें फायदा किसका है, मतलब डील तो हो रही है आपस में पर फायदा उनका भी है। क्यों, जब मुझे जरूरत पड़ेगी डॉलर में पेमेंट देने की तो मैं जब डॉलर लेके आऊंगा तो अलग से कमीशन भी दूंगा, तो क्या मुझे उतने का पड़ेगा डॉलर, तो मैं पेमेंट किसी और को दूंगा, तो बल्कि वो तो पेमेंट तो गई गई सामान की, दूसरा पेमेंट किसको देके आया मैं कमीशन पे, उस बंदे को देके आया जो डॉलर बेच रहा था, है ना। तो ऐसे में जब उनको लगा कि यार ये तो लोग सारे क्या कर रहे हैं, कंट्री सारी अपने करेंसी में खेल रहे हैं सारे, तो उनको बौखला गए वो सारे। आज भी अगर हम अरब कंट्री से तेल मंगवाते हैं तो डील किस में होता है, डॉलर में ही होता है। और इसके पीछे कहानी है, इसके पीछे प्रॉपर कहानी है, एक डील है, ठीक है। तुम सोच रहे हो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा पहली बार भी क्यों हुआ था, जब पहली बार इंडिया ने या किसी भी कंट्री ने अरब कंट्री से तेल लिया था तो उसी टाइम उस करेंसी में ही क्यों पेमेंट नहीं करी, अपनी करेंसी में डॉलर में क्यों करा। इसी पूरी बच्चों कहानी है प्रॉपर, आप जाना यूट्यूब पे देखना कि ऐसा क्यों हुआ था, ठीक है। ये बता दूं अभी 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 बहुत टाइम लग जाएगा नहीं तो, ठीक है। प्रॉपर कहानी है कि जानना कि ऐसा क्यों होता है, ये ऐसे सब पूरी कंट्री में हार्ड करेंसी क्यों यूज होती है, और हार्ड करेंसी डॉलर नहीं है, हार्ड करेंसी डॉलर नहीं है, क्या एक और भी है, क्या है, पाउंड भी है, ठीक है। ये 2-3 कंट्री हैं जो मजबूत कंट्री है ना, ये बहुत पूरे वर्ल्ड में अपना नाम कमा रही हैं इस तरह के। इंडियन करेंसी कभी हार्ड करेंसी नहीं बन पाई बच्चों, हमारे करेंसी में इतना दम नहीं था, गांधी जी चिपके हुए, ठीक है, तो वो थोड़े कमजोर से थे इसलिए हमको, तो इंडियन करेंसी का कभी दम हो नहीं पाया, तो कभी वो हार्ड करेंसी बन नहीं पाई। चलो बच्चों, शुरुआत में नहीं थे, शुरुआत में नहीं थे, इंडिपेंडेंस के बाद ही आए हैं गांधी जी, नहीं तो उससे पहले नहीं थे। पॉलिटिकल चीजें अगर समझेंगे तो हो सकता है, नहीं तो नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। हो भी सकता है। चलो बच्चों, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट, सुन लो ध्यान से। हेलो, फर्स्ट इज फिक्स एक्सचेंज रेट का दूसरा नाम, चलो दूसरा क्या है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, दूसरा नाम किसका नाम क्या है, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, ठीक है। और तीसरा मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम। तीनों का मतलब समझाता हूं फिर हम इसको डीपली समझेंगे, शॉर्टली बता देता हूं। बच्चों 1991 से पहले हमारे देश में क्या चलता था, फिक्स एक्सचेंज रेट चलता था, जहां पे गवर्नमेंट डिसाइड करती है क्या रेट चलेगा, और गवर्नमेंट ही क्या करता था, डिवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन, डिवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन। अगर रेट 80 से 85 कर दो, 80 से 85 कर दिया, 80 टू 85 कर दिया तो क्या था वो डिवैल्यूएशन, और 80 75 कर दिया तो रिवैल्यूएशन, मतलब ठीक है। और वो था फिक्स एक्सचेंज रेट में। तो फिक्स एक्सचेंज रेट से क्या समझ रहे हो, को किसका कंट्रोल था यहाँ पे, गवर्नमेंट का कंट्रोल था, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल होता था उस टाइम पे, और वही डिसाइड करता था कि क्या रेट हर समय चलेगा। अच्छा बताओ, गवर्नमेंट अगर, अब खुद लॉजिक लगाना, और गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है तो क्या हर सेकंड चेंज करती होगी वो, हर सेकंड चेंज करती होगी वो, और अगर चेंज कर भी तो कौन सा देश को पता चलने वाला है, उस टाइम पे कौन टेक्नोलॉजी इतनी बढ़िया थी। आज क्या होता है, आज अलग से न्यूज चैनल बने हुए हैं, नीचे चलता रहता है कि क्या ट्रेडिंग चल रही है, क्या निफ्टी गया, क्या सेंसेक्स चल रहा है, हर चीज चलती रहती है, और लोग देखते भी रहते हैं फोन पे, है ना, अपने ऐप पे देखते रहते हैं कि क्या रेट चल रहा है इस टाइम पे, क्योंकि लोग इसमें भी ट्रेडिंग करते हैं, इसमें भी लोग पैसे लगाते हैं। उस टाइम पे लोग इतना जागरूक थे नहीं, और अगर रेट आ रहा है पता लगा रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं, बैंक जा रहे हैं, और 2 दिन बाद पता चल रहा है उनको भी। चलिए बच्चों, तो फिक्स एक्सचेंज रेट का सिस्टम किसके हाथ में था, पूरा प्रॉपर गवर्नमेंट के हाथ में था, अगर आज भी कहीं है तो उसे हम फिक्स एक्सचेंज रेट बोलते हैं। दूसरा क्या है बच्चों, और ये 1991 के बाद है, जिसमें हम पढ़ते हैं या तो डेप्रिसिएशन या एप्रिसिएशन, ठीक है। आपको समझ में आ रहा हो, डेप्रिसिएशन मतलब वैल्यू कम होना, वैल्यू कम तब होती है जब रेट बढ़ते हैं, जब रेट बढ़ते हैं तो उसमें हमारी वैल्यू कम हो जाती है, ठीक है, और जब रेट घटते हैं तो हमारी वैल्यू बढ़ती है। हम जैसे फॉर एग्जांपल 80 से 80 टू 85 हो गया तो इसमें हम कमजोर पड़ रहे हैं उनके सामने, तो इसका मतलब क्या, कमजोर मतलब डेप्रिसिएशन, ठीक है। और अगर 80 टू 70 हो गया तो हम इनके सामने मजबूत हो रहे हैं, तो वैल्यू बढ़ रही है हमारी, क्या बोलेंगे इसको। और ये सब किस में पढ़ रहे हैं हम, अच्छा तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट किसके कंट्रोल में होगा फिर, मार्केट फोर्स, बहुत बढ़िया, किसमें, मार्केट फोर्स, डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड, जैसे मैंने बताया था ना अभी, जैसे वो प्रोडक्ट का नाम दिया था, प्रोडक्ट का एग्जांपल दिया था मैंने, उस प्रोडक्ट के प्राइस के हर समय सेम थे नहीं, क्यों बढ़ गए थे, घट रहे थे, डिमांड और सप्लाई दोनों की वजह से हो रहा था।
फिर लास्ट क्या बच्चों, मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। जब ऐसा कभी हो जाए कि हमारा जो रेट है, फॉरेन एक्सचेंज रेट है, वो बहुत ज्यादा ही फ्लक्चुएट हो रहा है, क्योंकि अगर 80 से 85 हो जाए, फिर 95 हो जाए, फिर 100 हो जाए, और लगातार ये बढ़ता जा रहा है, तो ये बहुत गलत चीज हो जाती है हमारे कंट्री के लिए, इकोनॉमिक बर्बाद हो सकती है। तो तब मसीहा बन के कौन आएगा, जिसके पास फॉरेन एक्सचेंज है। बताओ किसके पास है, किसके पास है फॉरेन एक्सचेंज को कस्टडी कौन करता है, पढ़ाने हमें सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक उस टाइम पे मसीहा बन के आएगा और इसको मैनेज करने की कोशिश करेगा। तो इसलिए बोलते हैं इसको क्या, मैनेज फ्लोट। बताऊंगा आपको, डीपली बताऊंगा सारी चीजें, मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम। तो चलिए पहला पढ़ते हैं बच्चों, क्या है पहला। और इसमें मैंने नोट्स में ना अपने अपने तरफ से बहुत सारे ड्रॉप पॉइंट दिए हैं जो कि आप इग्नोर कर सकते हो, जो आपको पढ़ना बताऊंगा बस। फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, ये वो सिस्टम है जिसमें एक्सचेंज रेट ऑफ करेंसी इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट, इसको फिक्स करती है। इसके कुछ फायदे हैं, जैसे इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करना हो, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना हो, और नो फियर ऑफ स्पेकुलेशन। इसका मतलब बताया तो तीनों के एक साथ। देखो बच्चों, जब हमारे 1991 से पहले जब गवर्नमेंट डिसाइड करते थे, तो गवर्नमेंट कहीं ना रेट को अपने हिसाब से कंट्रोल करती थी। और इसमें एक फायदा ये था कि गवर्नमेंट अगर डिवैल्यूएशन कर दे, क्या कर दे, पता है डिवैल्यूएशन क्या होता है, हम अपने को क्या करना है, नुकसान पहुंचाना है। लेकिन नुकसान में भी एक फायदा है हमारा। क्या फायदा है नुकसान में, बताओ। अगर आप किसी को प्रोडक्ट सस्ता दोगे तो आपके प्रोडक्ट ज्यादा खरीदेंगे लोग, हाँ या ना। तो वही चीज है, अगर हमारे करेंसी को डिवैल्यूएशन किया था, रेट को बढ़ाया गया था, तो उसमें एक फायदा क्या है कि हमारा इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ जाएगा, मतलब हमारा सामान ज्यादा बिकेगा, ज्यादा बिकेगा तो पैसे ज्यादा आएंगे। इसमें वही तो लिखा हुआ है, प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड। इसमें मेनली फोकस किस पे किया गया, एक्सपोर्ट पे। इंटरनेशनल ट्रेड में दोनों आते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों, और मेनली फोकस किस पे किया गया, एक्सपोर्ट पे किया गया। दूसरा, जो बंदा सोच रहा था यार मैं क्यों इन्वेस्ट करूं, यहां तो बड़ा महंगा है, वो तब इन पैसा लगाने की कोशिश करेगा कि भैया कम पैसों में ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है, वहां पे चलो लगाते हैं, है ना। समझ पा रहे हो दूसरा पॉइंट। भाई अगर तुम्हें लग रहा है कि यार कहीं, जब मान लो कि तुम्हें कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करना है, मान लो तुम्हें एक लैपटॉप खरीदना है, वो लैपटॉप 1 लाख का था, तभी पता चला यार लैपटॉप 17 का हो गया है, खरीदोगे नहीं खरीदोगे, खरीदोगे ना। तो वही चीज वहां बोल रहा हूं मैं कि हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करना इजी हो गया और भी सस्ता भी हो गया, तो लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे। तो गवर्नमेंट ने इसलिए भी क्या करना, गवर्नमेंट के पास अगर हाथ में ये है तो इससे क्या होता है, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट भी प्रमोट होती है, बाकी लोग इन्वेस्टमेंट ज्यादा करते हैं हमारे देश में। और ये क्या है, नो फेयर ऑफ स्पेकुलेशन। मुझे बताओ बच्चों, मैंने भी एक बात बताई थी कि अगर कोई डॉलर लेने गया दुकान पे, तो जितना रेट है उतने में मिल जाएगा उसको, कम मिलता है ना। क्यों मिलता है कम, क्योंकि बंदा कमाएगा भी तो जो दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है, सुनो ये बात ध्यान से, अगर मान लो 80 रुपए में $1 है, कितने, मुझे $2 चाहिए, तो कितने पे दूंगा उसको मैं, 160। पर मुझसे दूसरा 200 मांग रहा है, मुझसे 200 मांग रहा है वो, क्यों भाई, बताओ क्यों, 40 रुपए किस चीज के, कमीशन। अब भाई अगर मार्केट में, ये मार्केट की वजह से हो रहा है इसलिए देना पड़ रहा है ना, लेकिन अगर गवर्नमेंट के पास कंट्रोल हो जाए इसका तो देना पड़ेगा क्या, गवर्नमेंट के पास कंट्रोल देना पड़ेगा। तो यहाँ पे वही लिखा है कि स्पेकुलेशन में कोई डर नहीं है, यहाँ पे कोई कमीशन वैसा कुछ नहीं होता, कि कंट्रोल किसके पास है, गवर्नमेंट के पास। कोई भी यहाँ पर मार्केट का कंट्रोल है ही नहीं, जहां तुम ये सोचोगे कि क्या किसी को कमीशन देना पड़ेगा, किसी से कमीशन लेना पड़ेगा, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और ऐसे में ना तुम भी शायद ट्रेडिंग करो भी ना, मान लो तुम्हें कुछ प्रोडक्ट चाहिए बाहर से, डॉलर चाहिए उसके लिए ना, अब तुम्हें लग रहा है यार डॉलर कहां से लेने जाऊं, तो इसलिए ना उस टाइम पे लोग उतना ट्रेडिंग करते भी नहीं थे। मार्केट सिस्टम आने के बाद ट्रेडिंग सिस्टम बहुत ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि अवेलेबल हो गया आपके पास सारी करेंसी आसपास ही, है ना। चलिए, ये मैंने अलग से दिया है आपको, उसे पढ़ने की जरूरत नहीं है ना, एग्जाम में आएगा, ये आपके बुक में भी नहीं है, ठीक है। मैंने अलग से दिया था, बस थोड़ा सा हाई लेवल सोचा था मैं, पर इतना हाई लेवल का ये समझ में भी नहीं आएगा, मैंने दे दिया था यार। बच्चों ये भी एक बार पढ़ लेना, गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम और ब्रिटन वुड सिस्टम। एक्चुअल में जब हमारे देश में
हमारे दूसरे कंट्री करेंसी में, सुनो, जैसे हमारे देश में पहले डॉलर आया था वर्ल्ड में, बाद में इंडियन करेंसी आई। अब मुझे बताओ, अगर आपको डॉलर लेना है उनसे तो आप क्या देके लोगे? अब इंडियन करेंसी मान लो इंडिया में है ही नहीं, ब्रिटिश गवर्नमेंट तो लेके आई थी इंडियन करेंसी। अब उस टाइम पे ब्रिटिश मान लो इंडियन करेंसी ही नहीं है, तो आप डॉलर कैसे लोगे? क्या देकर? अब उस टाइम पे ऐसे होता था, उस टाइम पे ना हर कंट्री आपस में ट्रेडिंग करती थी गोल्ड का स्टैंडर्ड वैल्यू लेकर, कि हर देश में गोल्ड की वैल्यू सेम रहेगी, ठीक है। तो लेकिन वो थोड़ा सा टिपिकल हो गया था, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम बार बार नहीं रह सकते, सेम गोल्ड की वैल्यू हर कंट्री में सेम नहीं हो पा रही थी। लेकिन आज सब कंट्री में सेम वैल्यू है। अगर आप कह रहे हो कि हमारे यहाँ अगर 1,30,000 रुपए का है, तो दूसरी कंट्री में भी वो 1,00,000, बस वो 1,30,000 उसकी कंट्री करेंसी में कन्वर्ट करके देखना कितने होते हैं, वो उतने का ही होगा। फॉर एग्जाम्पल 1,30,000 मान लो कि $500 में कन्वर्ट हो रहा है, तो $500 का ही गोल्ड होगा कहाँ पे भी, अमेरिका में, तो वैल्यू सेम ही है ना। तो उस टाइम पे गोल्ड का वैल्यू सब जगह सेम होता था, इसलिए गोल्ड के स्टैंडर्ड वैल्यू में लोग एक्सचेंज करते थे। पर ये बहुत थोड़ा सा टिपिकल हुआ कि गोल्ड की यूज करना है, तो उसी टाइम पे पहले की क्या आया, डॉलर आया, और डॉलर ने पूरे वर्ल्ड में अपना वर्चस्व फैला दिया कि अब स्टैंडर्ड हार्ड करेंसी किसकी रहेगी, गोल्ड की नहीं, डॉलर की रहेगी। तो वहीं से सिस्टम शुरू हुआ था, मैंने बस आपको 1% बताया। तो ये वही है गोल्ड से स्टैंडर्ड सिस्टम, मतलब उससे पहले, डॉलर से पहले गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम में लोग एक्सचेंज करते थे, ठीक है। चलो इसके बाद, हाँ अब आते हैं बच्चों, इसमें क्या पढ़ा हमने, डिवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन। ये ध्यान रखना, कंफ्यूज होते हैं बच्चे इसमें। अगर रेट बढ़ते हैं तो आपको शायद ये लगेगा कि फायदा हो रहा है, नुकसान किस में होता है, फायदे रिवैल्यूएशन में, डिवैल्यूएशन में नुकसान होता है। तो नुकसान आपको तभी होगा जब आपके रेट बढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो रेट बढ़ने का मतलब है आपकी वैल्यू डाउन होना, सही में आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई प्रोडक्ट है और सामने वाले के पास प्रोडक्ट है, उसके रेट क्या हो रहे हैं, उसके प्रोडक्ट के रेट बढ़ते जा रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे अपने प्रोडक्ट को देखकर कि तेरे में अब इतना दम नहीं है जितना उसके प्रोडक्ट में दम है, मतलब अपने प्रोडक्ट की वैल्यू को आपने कम कर दिया क्योंकि उसकी वैल्यू बढ़ रही है, समझ में आया। तो यहाँ पे वही बात कर रहे हैं कि अगर रेट बढ़ते हैं $1 पे 80 से अगर 85 हो रहा है, तो इसका मतलब ये हमारे लिए वैल्यू डाउन होना है और उनकी वैल्यू बढ़ना है। खुद सोचो जरा, अगर आपको $1 लेना पड़ेगा मार्केट से जाके, तो आप पहले कितने रुपए दोगे, 80 रुपए, आप कितने हो, तो नुकसान तो आप ही को हो रहा है ना, 5 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं आपको। तो रेट बढ़ने से नुकसान किसका है, हमारा, इसका मतलब वैल्यू डाउन हमारी हो रही है। बच्चों वैल्यू मैं यहाँ पे किस में ले रहा हूँ, मॉनेटरी वैल्यू में लेगा। मॉनेटरी वैल्यू का मतलब यहाँ पे मेरा मतलब ये है कि उसकी औकात समझ लो, औकात, वैल्यू का मतलब यहाँ पे क्या ले रहा हूँ मैं, उसकी औकात समझ लो, ठीक है। अब समझ में आ रहा है, औकात से मतलब नॉन मॉनेटरी की तरह वैल्यू मान रहा हूँ उसको मैं। तो 80 से 85 का मतलब होना कि हमारी वैल्यू कम, उनकी वैल्यू ज्यादा, ठीक है। और रीवैल्यूएशन में क्या होता है, उल्टा, अगर 80 से 85 से कितना हो जाए तो ये हमारे लिए फायदा है, उनके लिए नुकसान। तो इसमें वैल्यू किसकी बढ़ रही है, इसमें हमारी वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है। तो इसमें देख सकते हो आप, डिवैल्यूएशन रेफर्स टू रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ, हमारी वैल्यू कम हो गई, हमारी वैल्यू कम हो गई किसकी, डोमेस्टिक करेंसी, बाय द, किसने करा, गवर्नमेंट ने। डिवैल्यूएशन का मतलब ये भी है ऑकर्स व्हेन द एक्सचेंज रेट इज इंक्रीज, एक्सचेंज रेट क्या हो गया है, बढ़ गया है, किसने करा, किस रेट सिस्टम में, फिक्स एक्सचेंज रेट में, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में, और इसका उल्टा नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। रिवैल्यूएशन किया गया, गवर्नमेंट ने किया है ये, इसमें रेट क्या होते हैं, कम हो जाते हैं, रेट कम हो जाते हैं और वैल्यू बढ़ जाती है। यहाँ पे रेट नहीं लिखा, यहाँ पे लिखा क्या है, ये वैल्यू किसके बारे में बात है, इंक्रीज द वैल्यू, और वैल्यू इंक्रीज का मतलब रेट क्या हो गया है, कम हो गए हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट क्या है, फ्लेक्सिबल तो आपको पढ़ना ही है क्योंकि पूरा चैप्टर अब फ्लेक्सिबल पे ही चलेगा, मतलब मार्केट फोर्स पे से चलेगा। फ्लेक्सिबल क्यों बोला गया किसको, क्योंकि ये हर समय चेंज होता रहता है। हर समय क्यों चेंज होता है ये बताओ, बता सकता है मुझे, हर सेकंड चेंज होता है ये रेट, क्योंकि हर सेकंड जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं इतने में भी कोई ना कोई क्या कर चुका होगा, ट्रेडिंग कर चुका होगा, बाहर से कुछ खरीदना बेचना हो चुका होगा, हाँ या ना। और हर समय चल रहा है, हर समय, हर सेकंड में भी कितने ट्रेडिंग हो चुके होंगे अब तक, कोई ना कोई पूरे इंडिया में खरीद बेच तो रहा होगा, हाँ या ना बताओ। तो यहाँ पर हर समय जब डिमांड सप्लाई चेंज हो रही है तो मार्केट फोर्स की वजह से रेट फिक्स्ड होते हैं यहाँ पे, और मार्केट फोर्स किससे होता है, डिमांड और सप्लाई से, इसलिए इसे क्या बोला गया है,
फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, बोलो। चलिए, अब फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में क्या लिखा हुआ है, देखो ये रहा, रेफर्स टू, ये वो सिस्टम है जहां पे एक्सचेंज रेट डिटरमाइन कौन करता है, डिमांड एंड सप्लाई के फोर्स पे, जिसे मार्केट फोर्स भी कहते हैं। डिफरेंट करेंसी का अलग अलग रेट होते हैं, हमारी करेंसी को कंपेयर करोगे दूसरे कंट्री से तो हर कंट्री का करेंसी हमारे से अलग अलग ही माना जाएगा। इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होती है, ऐसी जगह जहां पे आप इसे परचेज सेल कर सकते हो। तो अगर मैं भी अगर यहाँ पे बाहर दुकान खोल के बैठ जाऊं तो वो दुकान किस में आ जाएगी, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। पर कोई आएगा क्या मैं किराया भी निकाल पाऊंगा दुकान का, मैं बेचूंगा डॉलर पाउंड, कोई नहीं आएगा ना, ठीक है। मुझे कहाँ ओपन करनी चाहिए बताओ फिर, एयरपोर्ट पे, सही है। और पता है ये एक फाइनेंशियल सिस्टम माना जाएगा ये भी, तो मुझे मेरे ऊपर आरबीआई का कंट्रोल भी होगा फिर। ये भैया जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होते हैं ये भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में आएगा। अगर तुम दुकान खोल के बैठे हो क्या कर रहे हो, तो अगर तुम घपलेबाजी में कर रहे हो तो अलग बात है। देखा ना तुमने वो मूवी देखी है अभी शाहिद कपूर की, कौन सी मूवी थी यार वो, हाँ वही वेब सीरीज फर्जी, ठीक है। उसमें भी एक्सचेंज किया था उसने, फर्जी तौर पे एक्सचेंज किया था डॉलर में, अपनी नकली करेंसी देके डॉलर में एक्सचेंज किया फर्जी तौर पे। चलिए बच्चों, तो अब इसमें क्या आता है, डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन। जरा इसमें ध्यान समझना, मीनिंग में क्या लिखा हुआ बताओ, खुद से पढ़ो एक बार, खुद से पढ़ो। इट रेफर्स टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ, हमारी करेंसी की वैल्यू क्या हो गई है, डिक्रीज, और डिक्रीज मतलब 70 से कितना हो गया है, 74 हो गया है। तो हमारी करेंसी वैल्यू दूसरे करेंसी टर्म्स में क्या हो गई है, वैल्यू कम हो गई है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर हमारी करेंसी वैल्यू डाउन होगी 70 से कितनी हो गई है 74, तो इससे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, देख के नहीं समझ के बताना। एक्सपोर्ट मतलब होता है एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, क्योंकि उनको सस्ता लगेगा, जब सस्ता लगेगा तो हम ज्यादा खरीदेंगे, है ना। अच्छा हम उतना खरीदेंगे फिर बाहर से, क्योंकि हमें खरीदने के लिए पहले 70 रुपए देने पड़ रहे थे डॉलर का सामान लेने के लिए, तो हमारा इंपोर्ट क्या हो जाएगा कम, एक्सपोर्ट ज्यादा। देखो इट मेक डोमेस्टिक गुड्स चीपर इन फॉरेन कंट्री as more of such goods can now be purchased with same amount of foreign currency, मतलब उसी फॉरेन करेंसी में वो ज्यादा खरीद सकते हैं हमसे, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, है ना। वो $1 देकर हमसे इक्लियर्स 80 खरीद सकते, नहीं 70 खरीद सकते थे, पर अब कितने इक्लियर खरीदेंगे हमसे वो 70, क्योंकि एक इक्लियर एक की आती है, दो की आती है, एक वाली बात कर रहा हूं मैं, एक वाली की, है ना, एक वाली बात कर रहा हूं। तो उतने ही डॉलर में उनसे उन्होंने ज्यादा खरीदा हमसे, तो फायदा उनका हुआ, तो वो ज्यादा खरीदेंगे तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। चलिए बच्चों उसमें उल्टा कर दीजिए उसमें, चलिए अपना पढ़िए उसे, एप्रिसिएशन को अपने आप खत्म। चलो बच्चों ये सिखाना था कि रेट कैसे डिसाइड होता है, ये 80 से 85 कैसे हो गया, 70 74 कैसे हो गया। जैसे मैंने वो एग्जांपल दिया था किसका, उस प्रोडक्ट का एग्जांपल दिया था, उस प्रोडक्ट का प्राइस भी सेम नहीं था हर समय। क्या हुआ, आप दुकान खोल के बैठे हो, जैसी डिमांड ज्यादा होती है तो आप पैसे बढ़ा देते हो, ठीक है, और जैसे आपको देखता है कि और बेचने वाले कोई भी नहीं है और पैसे बढ़ा देते हो। मतलब प्राइस आपके किस पे डिपेंड है, डिमांड पे भी, और सिर्फ डिमांड पे डिपेंड था प्राइस, सप्लाई पे भी डिपेंड था कि सप्लाई करने वाले कितने थे। तो जब आप अकेले बैठे थे तो आपने और पैसे बढ़ा दिए। तो सिंपल सी बात है यहाँ पे बच्चों, प्राइस जो है, रेट जो है, दोनों की वजह से एक्सचेंज होता है, चेंज होता है, किसके वजह से, डिमांड भी और सप्लाई भी। तो आज हमें वही पढ़ना है, डिमांड और सप्लाई दोनों। अच्छा ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये आप खुद बताओगे इसके आंसर क्या हो सकता है, इसका आंसर आप खुद बताओगे। अभी देखो टॉपिक क्या लिखा है, डिमांड फॉर, यहां पे आप डिमांड किसी गुड्स की कर रहे हो, किसकी कर रहे हो, इस लाइन का मतलब समझ में आया। डिमांड का मतलब होता है आपको चाहिए, क्या चाहिए। अच्छा मुझे बताओ आपको फॉरेन करेंसी क्यों चाहिए, ऋतिक, तुम्हें फॉरेन करेंसी में कोई भी करेंसी हो, डॉलर यान दिनार कुछ भी चाहिए, क्यों चाहिए, पर इंपोर्ट करने के लिए, क्या इंपोर्ट करने के लिए, तुम्हें कुछ चाहिए, मैं फॉर एग्जांपल तुम्हें कैमरा चाहिए या फिर कोई फोन चाहिए, तुम्हें यहाँ नहीं मिल रहा, तुम वहां से मंगा सकते हो, क्या देकर, करेंसी दे, फॉरेन करेंसी देकर। चलो और बताओ, कोई और बता सकता है मुझे। हाँ बहुत अच्छा, क्या टूरिस्ट पे हम घूमने जाते हैं, बाहर घूमने जाते हैं, तो भी हमें क्या चाहिए। ये दो आंसर हो चुके हैं तुम्हारे, देख रहे हो, तुमने बताया ये आंसर यही लिखा हुआ नीचे, ट्रेडिंग के लिए, ट्रेडिंग बता दिया उन्होंने, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, रीपेमेंट ऑफ लोन, सही है,
कि अगर हमने कोई लोन पहले लिया था वो हमारे पास बैंक में किस में आ गया था, हमारी इंडियन करेंसी में, लेकिन आज हमें वो वापस करना है, तो वापस करते वक्त हमें उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसमें, डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बहुत सही, ये भी हो गया, 3 एग्जाम्पल हो गए। चलो बहुत बढ़िया कि अगर, हाँ सही कह रही है, इसे हमने पढ़ा था, वो क्या पढ़ा था, यूनिलेटरल ट्रांसफर, याद आया, बीओपी में पढ़ा था यूनिट ट्रांसफर। अगर तुम्हें लगता है कि मेरा कोई दोस्त है, मेरा कोई हमसफर है बाहर, हेलो क्या हुआ, और मुझे उसको कोई गिफ्ट भेजना है, या फिर सुने मुझे किसी गवर्नमेंट को कोई डोनेशन देना है क्योंकि उस कंट्री में थोड़ी त्रासदी आ गई है, हाँ देते हैं, देते हैं हमारे यहाँ के भाई। फॉर एग्जाम्पल अभी देखो बहुत सी कंट्री में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम होती है, हमें नहीं पता, हम घूमना गंदरा में कहाँ देते होंगे, लेकिन देते हैं, प्रॉपर सच में देते हैं। और कुछ लोग बताते भी नहीं हम दे रहे हैं, दान दे ऐसा कि उससे दूसरे हाथ को पता नहीं चले, तो देते हैं लोग। तो बच्चे अब बताओ कितने एग्जाम्पल हो गए, हेलो कितने एग्जाम्पल हो गए। पहला उन्होंने बोला इंपोर्ट के लिए, दूसरा आपने बोला घूमने जाने के लिए, तीसरा आपने बोला वन वे ट्रांजेक्शन मतलब गिफ्ट एंड ग्रांट का, और चौथा क्या बोला था, रीपेमेंट ऑफ लोन। 4 हो गए। चलो ये पढ़ के आया, ये पढ़ के आया, ये पढ़ के नहीं कहीं और पढ़ के आया, कहा जा रहा भाई हमसे पहले। हाँ देखो स्पेकुलेशन भी क्यों बताता हूं, सुनो आपको याद हो, आपको वो $2 160 में नहीं दे रहा था, कितने मांग रहा था आपसे वो, तो इसका मतलब क्या है कि आपको उसको भी पे करना है, तो इसके लिए क्या चाहिए, आपको डॉलर चाहिए। ठीक है, कई बार क्या होता है ना कि आपको डॉलर मिल भी रहा है, तो मान लो मैं आपको डॉलर दे रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको डॉलर दे रहा हूँ और मैंने आपसे बोला कि मैं आपको डॉलर दिलवा दूंगा, $50 दिलवा दूंगा, पर $8 मेरा उसमें से, आपके अकाउंट में $50 गए, फिर आपने मुझे उसमें से, तो आपको आपने डॉलर कितने मंगवाए मेरे से, 50, 49 अपने लिए, और ये किसके लिए, तो स्पेकुलेशन के लिए। तो यहाँ पे डिमांड की जरूरत पड़ रही है, 51 मंगवा लो, तब भी तो 1 की जरूरत पड़ी ना एक्स्ट्रा, हाँ कमीशन की तरह है। और बोलो 5 हो गए, और बताओ, बस इतना ही एग्जांपल है। दीदी आप कुछ बोलो, है आपसे बोल रहे हो, आपसे बोलिए बोलिए बोलिए, वो तो बोल दिया उन्होंने, इन्वेस्टमेंट, बहुत बढ़िया, इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट किसी ने बताया, वो इस इन्वेस्टमेंट में आ गया, बहुत बढ़िया, ये वाला पॉइंट बहुत अच्छा था, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। हमारे यहाँ के लोग बाहर भी तो इन्वेस्ट करते हैं या नहीं करते, तो आइए देखिए क्या जो बातें हमने कही उसके अलावा कोई पॉइंट इसमें है, देखना एक बार। उसके अलावा मतलब वो है या नहीं है, कौन सा वाला, एक क्या है, वो डोनेशन वाला क्या है, और वो कहता है इन्वेस्टमेंट करना, वो कहता है मुझे बाहर से मशीन मंगवाई, इंपोर्ट करना, परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स फ्रॉम अब्रॉड, और ये क्या है, स्पेकुलेशन बताया था उसने, और ये क्या है, पेमेंट करना किसकी, लोन्स की। सारे तो आ गए, बताओ अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो रटना है, फिर इसके अंदर पॉइंट समझा के लिखें, समझा के लिख सकते हो। तो इसीलिए ना मैंने आपको बोला है पहले पेपर में कोई अगर फेल होता है दोबारा एग्जाम नहीं होगा। दूसरी बात, तुम्हें अपने पेपर फोकस करना है, इसलिए मैं सबका पेपर अलग कर दूंगा, किसी का पेपर भी सेम मैच नहीं करेगा ना, एक क्वेश्चन भी, क्योंकि तुम्हें अपने पेपर पर फोकस करना है। बताते रहो, टाइम ही इतना कम मिलेगा तुम्हें, क्योंकि हाँ 3 घंटे दूंगा, लेकिन पहला पेपर ना आपको पूरा पेपर आता भी होगा तो भी आप 3 घंटे कर नहीं पाओगे, क्योंकि अभी तक आपको वो आदत पड़ी ही नहीं है ना। चलो अभी आपके लिए सिर्फ ये चीज मैंने किस पे सीखे थे, मैं आपको एक बताता हूँ एग्जांपल, सुनो ना, मैं जिन अंकल से मैं फ्रेम करवाता हूँ ना अपने स्केचिंग का, वो अंकल ऑलरेडी मेरे से पैसे कम लेते हैं। अगर आप जाओगे तो किसी मान लो ऐसे ये फ्रेम है,
अगर आप जाते हो तो ये आपसे 200 रुपये ले लेंगे, इसमें कुछ भी नहीं है, बस फ्रेम लगा है, कांच लगा है, मेरे से लेंगे वो 140 रुपये, 150 रुपये ऐसा समथिंग, ठीक है। अगर कोई फ्रेम आपके 1000 रुपए का तो मेरे लिए 700 रुपए का है। अब मैं क्या करता हूँ, कभी कभी मैं चुल कर देता हूँ उसमें, मेरे अंदर चुल है भाई। अब मुझे लगता है कि यार 700 ज्यादा है, तो मैं करता हूँ, मैं 900 रुपये ले दो, मतलब उनसे सीखा भी नहीं है। अब मैं क्या करूँ, अंकल थोड़ा देख लो, 700, 650, लाओ 900 रुपये को, मैं लो 700 तो उनसे सीखा मैंने ये भाई, तुम्हें पता है कि 27 को होना है, मेरे से पूछ के रहे हो 29 कर दूंगा मैं। हाँ बच्चों आ जाओ, ग्राफ से याद आया, हर इकोनॉमिक्स में हर वो टॉपिक में ग्राफ है आपके बुक में, तो वो ग्राफ आप जरूर बनाओ, चाहे आपके आंसर में थोड़ा लड़खड़ाहट तो ना हो। लड़खड़ा मतलब आपका, तो आपको इंग्लिश नहीं बनानी आ रही है, पूरी एफर्ट डाल रहे हो आप, लेकिन ग्राफ उसमें आप जरूर बनाओ पेंसिल से, पहले बता रहा हूँ पेंसिल से, फिर उस दिन नहीं बोलना कि भैया पेंसिल पेन से बना दिया है, नंबर क्यों नहीं दिया, काट दूंगा मैं, ठीक है। एमसीक्यू में सुन लो, पहली एमसीक्यू में किसी ने अगर एबीसी किया तो भी मार्क्स नहीं दूंगा, प्रॉपर लिखना है उसके आगे आंसर, नहीं अब बोर्ड से मतलब नहीं है, बोर्ड से मतलब होता तो 3 पेपर दे रहा होता मैं तुमको, मैं चाहता हूं कि एग्जामिनर को एक भी मौका हम ना दे, एक्यूरेसी हमारी 100% रहे, होगा। चलिए, अरे सामने देखो एक कर्व आपके सामने, हाँ जी, क्या आपके सामने एक कर्व है, मुझे सिर्फ इतना बता दो, सुनो, अगर आपके रेट, आपकी करेंसी के रेट बढ़ते जा रहे हैं, आप बाहर से ज्यादा मंगवाओगे एक सामान कम, सोच के बताओ, ऐसे नहीं, सोच के बताओ भाई। नॉर्मली बात है, अगर कोई चीज 80 रुपए की है बाहर, ठीक है, और तुम 80 रुपए नहीं, $1 की है कोई सामान कितने का, $1 का, और तुम्हें पता है 80 में आ जाएगा, तो 80 रुपए दिए सामान ले लिया। अब अभी भी वही $1 का ही है, लेकिन रेट क्या हो गए, 90 रुपए हो गए हैं, तो तुम्हें अब 90 रुपए देने पड़ेंगे सामान, उस $1 का सामान लेने के लिए, कि क्या उतनी क्वांटिटी खरीदोगे जितनी सोच रहे थे पहले। तो रेट बढ़ने से क्या हो रहा है, डिमांड रिलेशन कैसा है, इनवर्स रिलेशन, और इनवर्स रिलेशन डायग्राम कैसा बनता है हमेशा, डाउन स्लोपिंग। तो नीचे ले लो डिमांड और ऊपर कर लो यहाँ पे रेट। शेड्यूल मत बनाओ, शेड्यूल मत बनाओ, यहाँ शेड्यूल नहीं बनाना, ठीक है, पर डायग्राम दिखा देना कैसा कर रही है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, कैसा है। और सुनो, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, लिख देना यहाँ पे साइड में डाउनवर्ड स्लोपिंग या नेगेटिव रिलेशन, ठीक है। सुनो अब एक और चीज, अगर रेट कम हो जाए तो क्या करो, डिमांड अगर 80 जगह 50 रुपए हो जाए $1 पे, तो शायद तुम वो चीज 2 खरीद लो अब, हाँ है ना, 2 खरीद भी लोगे सर, और ज्यादा ज्यादा भी दे सकते हो किसी डोनेशन, और बाहर से कुछ ऐसी भी ज्यादा खरीद सकते हो, कमीशन भी ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा चीज खरीदो ज्यादा कमीशन देना पड़ेगा, और लोन की पेमेंट करने भी थोड़ा आसान हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है बच्चों, उस टाइम पे भी रिलेशन कैसा है भाई, रेट कम हुए ज्यादा डिमांड कर रहे हो, रेट बढ़े तो कम डिमांड कर रहे हो। हाँ मैं यहाँ पे रेट की बात कर रहा हूँ, वैल्यू की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे रेट, प्रॉपर रेट। हाँ जी बताओ, तो दोनों केस में रिलेशन कैसा है, इनवर्स रिलेशन है। और ये टॉपिक क्या हमारा, ये टॉपिक क्या हमारा, डिमांड फॉर और देखो डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज का आंसर तुमने खुद से दिया है, मैंने नहीं बताया ना। टॉपिक का मतलब क्या था कि हम कब कब डिमांड करेंगे किसकी, फॉरेन एक्सचेंज की। चलो बच्चा, तो इसमें लिखा भी है डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन इट्स टू एक्सचेंज रेट। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या, सप्लाई डिमांड का ठीक उल्टा, वहां पे इंपोर्ट पड़ा था, यहां उपदेही देख लो ना, वहां पड़ा था इंपोर्ट, यहां क्या हो जाएगा, एक्सपोर्ट। वहां पड़ा था कि हमने दिया डोनेशन, लिया नहीं, हमें मिलेगा, हम इसे मांग सकते ना, डोनेशन मांगेगा छीन नहीं सकते, इस तरह वो बोल रहे ना, लिया है, ठीक है, लिया मतलब होता है कि एक तरह से छीनना है, छीन रहे हो तुम किसी से, हमें मिला है, रिसीव यूनिट ट्रांसफर। फिर यहाँ पे क्या है, सेल ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसे छोड़ दो, हटाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ लोन दे दो, यहाँ लोन पेमेंट करिए, यहाँ पे तुम लोन खुद से दे दो किसी को। और भी पॉइंट्स हैं, और भी पॉइंट्स हैं इसके अलावा, देखो ये एक्सपोर्ट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट,
डायरेक्ट परचेज बाय नॉन रेजिडेंट, भैया जैसे तुम लोग नहीं नॉन रेजिडेंट नहीं, डायरेक्ट परचेज बाय नॉन रेजिडेंट, इसका मतलब ये है कि बाहर के बंदे हमसे खरीद रहे हैं। उसमें क्या था, हम खरीद रहे हैं बाहर से एसेट्स, ये कह रहे थे बाहर के लोग हमसे खरीद रहे हैं। स्पेक्टली यहां भी आ गया, और ये क्या है, ये वो है वो जो हमें डोनेशन है, डोनेशन गिफ्ट ग्रांट, किसको, नॉन रेजिडेंट दे रहा है, किसको, जो बाहर रहता है वो यहाँ भेज रहा है। पहले हम भेज रहे थे, अब बाहर का बंदा यहाँ भेज रहा है, उल्टा हो गया ना सब कुछ। लेकिन अब जो रेट, अब जो यहाँ पे रिलेशन बने, डायग्राम बनेगा, वो कैसे बनेगा, डायरेक्ट रिलेशन। क्यों, क्योंकि सप्लाई और रेट में डायरेक्ट रिलेशन होता है। देखो सुनो, ये बात सुनना, सप्लाई को पढ़ते वक्त आप अपने आप को इंडियन नहीं, क्या समझो, फॉरेनर। अब मुझे बताओ, रेट बढ़ेगा तो फायदा किसका है, तुम्हारे तो है। हमारे इंडियन करेंसी का रेट बढ़ रहा है तो फायदा किसका है, तुम्हारे। तो रेट बढ़ने का मतलब है हमारी वैल्यू कम होना, तुम्हारी वैल्यू बढ़ना, तो तुम ज्यादा खरीदोगे हमसे, तो रेट बढ़ने से ज्यादा सप्लाई, ज्यादा डिमांड करोगे, ठीक है। तो क्या 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 बताओ बताओ, देखो डिमांड और रेट में होता है इनवर्स रिलेशन, और डिमांड और सप्लाई में होता है डायरेक्ट रिलेशन। डायरेक्ट रिलेशन ऐसा क्यों है बताता हूं। यहां पे अपने आप को फॉरेनर मान लो अब इस टाइम पे, और सप्लाई कौन कर रहा है, इंडियन बंदे, इंडियन बंदे, इंडियन मार्केट सप्लाई कर रही है, और डिमांड करने वाला कौन है यहाँ पे, फॉरेनर। रेट जब बढ़ेगा तो आप लोग ज्यादा चाहते हो कि यार इंडिया से बहुत बहुत कुछ खरीदते हैं, तो आप ज्यादा डिमांड करोगे, किसकी, हमारी करेंसी की, तो हमारी करेंसी सप्लाई बढ़ जाएगी। समझ में आया। तो यहाँ पे रेट बढ़ने से हमारी करेंसी सप्लाई क्या होती है, बढ़ जाती है। तो इसलिए रिलेशन कैसा बनता है, और रेट घटने से वो कम डिमांड करते हैं, उनका डिमांड कम, हमारी सप्लाई भी क्या हो जाएगी, कम। दोबारा सुन लो, जब वो हमसे खरीदेंगे तो उनको इंडियन करेंसी चाहिए, हाँ या ना। जब ज्यादा खरीदेंगे तो हम उनको ज्यादा सप्लाई करेंगे इंडियन करेंसी। हम कौन है, मतलब मार्केट, मार्केट से तो होता है सब कुछ ये, ठीक है। मैं इसको दोबारा बताऊंगा इस पॉइंट को, परसों, परसों नहीं, और फ्राइडे है ना, मंडे को, ठीक है। और उस दिन हम इसे खत्म करेंगे, बस नेक्स्ट पार्ट बताऊंगा इसका आगे का।